चलिए हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कल डिटेल में बहुत अच्छे से विजयनगर और विजयनगर के पहले चोला और विजयनगर समय की पेंटिंग को डिटेल में स्टडी कर चुके। आज हम इस चैप्टर के लास्ट पेंटिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं, लास्ट म्यूरल ट्रेडिशंस को पढ़ रहे हैं चैप्टर की मर्यादा के मुताबिक, और वो है केरला की म्यूरल पेंटिंग्स। नेचुरली बुक में जो कंटेंट है उससे ज़्यादा और अलग कंटेंट हमारा रहेगा, ताकि कंसेप्ट आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। उस हिसाब से हम चीज़ों की शुरुआत करेंगे। फिर आज कुछ चीज़ों को हम इस तरह से भी उठाएंगे कि क्लैरिटी ऑफ माइंड और बेहतर हो जाए और पहले की कुछ चीज़ें रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि आज इस चैप्टर के माध्यम से ये लास्ट ही टॉपिक करने जा रहे हैं हम। तो क्लैरिटी और रिवीजन दोनों साथ साथ चलेंगी, नए कंटेंट को बिल्डअप करते हुए इस चीज़ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखिए जब हम म्यूरल पेंटिंग्स की बात करते हैं, बहुत ही भव्य हैं, ये महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा था कि भारत में जो सबसे पुरानी म्यूरल पेंटिंग्स तैयार की गई होंगी वो अजंता में जातक कथाओं की कहानियों को उकेर के की गई होंगी। तो सबसे पुरानी म्यूरल पेंटिंग्स अजंता की गुफाओं की जातक कहानियाँ हैं। लेकिन फिर वही बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उन ट्रेडिशंस को अजंता जब अबेंडन कर दिया गया म्यूरल पेंटिंग्स के लिए, यानी कि वहाँ पर जब ये कल्चर ख़त्म हुआ, तो वही बुद्धिस्ट मॉन्क्स उन प्रैक्टिसेस को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, भारत में भी और दूसरे मुल्कों में भी। तो ये आर्ट भारत के दूसरे क्षेत्रों में और वर्ल्ड लेवल पर अदर कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हुई, और वहाँ पर इसके साथ जो लोकल ट्रेडिशंस हैं वो जुड़ करके एक नया सिस्टम ऑफ आर्ट फॉर्म विकसित कर गया। लेकिन अजंता की छाप रही। उसी अजंता के इन्फ्लुएंस को हमने लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस में पहले बादामी में पढ़ा, कर्नाटका के क्षेत्रों में चालुक्य शासकों के अंडर। फिर हमने तमिल रीजन को पकड़ा और उसमें सबसे पहले पल्लवों को पढ़ा, पांड्यों को पढ़ा और फिर चोलों को पढ़ा। और फिर हम वापस से 14th सेंचुरी के अराउंड के कर्नाटका में ही आए, जिसमें हमने विजयनगर के स्टाइल को समझा। और अब हम उस क्षेत्र को पकड़ेंगे जिसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा, वो है केरला। अब हम उस रीजन को पढ़ने जा रहे हैं। पेंटिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप आर्ट की बात करते हैं, फाइन आर्ट्स में इसका बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। उसका रीज़न ये है कि लंबे समय से भारत में पेंटिंग होती रही। अगर हम पेंटिंग के पीछे चले जाएं तो इनग्रेविंग और इंस्क्रिप्शंस बहुत पुरानी हैं। इनग्रेविंग और चीज़ों को इंस्क्राइब करना बहुत पुराना है भारत में। आपने स्टोन एजेस से, हमने जब इस बुक के चैप्टर को शुरू किया तो हम स्टोन एजेस से स्टार्ट हुए थे। वहाँ पे चाहे स्टिक लाइक फॉर्म्स ही हुआ करती थी उन केव्स में, लेकिन एक लेवल की पेंटिंग तो थी। म्यूरल नहीं थी, वो अलग थी, लेकिन चाहे वो इंस्क्राइब मेथड से हों, इनग्रेव मेथड से हों, लेकिन वो अपने स्तर पर भी पेंटिंग थी। उन पेंटिंग से हमें उस समय का रहन सहन, उनकी ऑक्यूपेशनल सिस्टम, उनके क्या थ्रेड्स हैं, सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ये सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। और फिर हम आगे बढ़े और हमने अजंता की पेंटिंग्स को देखा, हमने बाघ गुफा की पेंटिंग को भी देखा, एलोरा की पेंटिंग भी देखी, हमने पन्ना मलाई, सितनावासल, हमने बादामी की पेंटिंग भी देखी। अब ये सब पेंटिंग्स के वाया हमने समझा क्या एक्चुअली में? देखिए पेंटिंग कल्चर के एवोल्यूशन को बताती हैं। यदि आप पेंटिंग को ध्यान से समझें तो वो आ रहे संस्कृति में, समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में और धर्म के क्षेत्र में आ रहे परिवर्तनों को दर्शाती हैं। तो अगर आप भारत का इतने लंबे हज़ारों वर्षों का एक ट्रैक रिकॉर्ड डेवलप करना चाहते हैं, अगर इतिहास को ट्रेस करते हैं, तो वो जो चेंजेस आए हैं इंडिया की सोसाइटी में या फिर रिलीजियस फील्ड में, फ़िलासफ़िकल डायमेंशन में, इकोनॉमी में या सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन में ही, पॉलिटी में, आपको पेंटिंग के थ्रू वो ट्रेस हो जाता है। तो कल्चरल एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का काम पेंटिंग करती हैं। शुरुआती तौर में हम ये देख सकते थे कि उन पेंटिंग से हमें ये क्लियर होता है कि लोग अभी हंटर और गैदरर ही हैं। सोसाइटी में डिवीज़न ऑफ लेबर उस स्तर का नहीं है।
वो ज़रूरत के आधार पर बहुत ही बेसिक सा है। लेकिन फिर हम जैसे ही समय में आगे बढ़ते हैं तो हमने ये भी देखा था कि वो लोग फार्मिंग कम्युनिटी के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि गुड्स एक्सचेंज करने शुरू कर चुके हैं। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने और पेंटिंग्स में ये पाया कि किस तरह से डिफरेंट आर्टिजनल ग्रुप्स डेवलप हो चुके हैं और उन आर्टिजनल ग्रुप्स के द्वारा पेंटिंग को सपोर्ट किया जाता है। हमने ये देखा कि ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिशिंग स्टेट में था। हमने ये देखा कि व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा हो चुका है और बुद्धिज़्म में उन व्यापारियों के रहन सहन ठहराव के लिए वो जो विहारास निर्मित किए जाते थे वो इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के ऊपर थे। और विहारास में और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के फ्लरिशमेंट में इन ट्रेडिंग एंड कमर्शियल क्लासेस का बहुत बड़ा रोल था। तो हमने इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी देखे और हमने ये पाया कि कलेक्टिव सपोर्ट की वजह से ही वो केव्स और उनके अंदर की आर्ट डेवलप हो पाई। हमने उस समय में बुद्धिज़्म के फैलाव को देखा उन पेंटिंग के वाया, और बुद्धिज़्म की उन पेंटिंग के वाया ही बहुत सी चीज़ें ट्रेस होती हैं। सोसाइटी धीरे धीरे प्रॉस्पेरस होती चली गई, यह हमने देखा क्योंकि पेंटिंग्स बहुत ही वाइड मैनर में ऑर्नामेंट होती चली गई। आपको धीरे धीरे उन पेंटिंग्स पे ऑर्नामेंटेशन नज़र आनी शुरू हो जाती है, गहने और बाकी सजावट की चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। हमने देखा मटेरियल वर्ल्ड की ग्रोथ हो रही थी, बुद्धिज़्म का भी विकास था, जैनिज़्म का भी विकास था। लेकिन फिर इन्हीं पेंटिंग के वाया देखा कि बुद्धिज़्म जब सारनाथ के क्षेत्रों में गया तो फिर वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो दर्शन की ओर वापस जा रहा है। वो भीतर की ओर झांकने की बात करता है और वो बाहरी दुनिया में सुख नहीं, भीतर ही सुख प्राप्त करने के मार्ग आपको बतलाता है। वो चाहे स्कल्पचर आर्ट थी या पेंटिंग थी, इन दोनों के माध्यम से हमें नज़र आया। लेकिन हमने इसी समय में ये भी देखा पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कि धीरे 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 हिंदुइज़्म की भी एंट्री हो रही है, यानी कि ब्राह्मणिकल फेथ की भी एंट्री हो रही है पेंटिंग के क्षेत्रों में। और वो फेथ बहुत स्ट्रांग हुआ जब हम दक्षिण के क्षेत्रों में आए, यानी कि जब हमने 5th 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स की पेंटिंग देखी, फिर चाहे वो एलिफेंटा था, फिर चाहे वो एलोरा के ही क्षेत्र थे, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में चालुक्य के बादामी के क्षेत्रों से शुरू होकर के नीचे दक्षिण में तमिल और बाद में विजयनगर। तो यहाँ पर आप देखें जिस तरह से पोस्ट मॉडर्न पीरियड में एक कंप्लीट प्रेडोमिनेंस हमें बुद्धिज़्म का और जैनिज़्म का नज़र आ रहा था, ख़ास तौर पर बुद्धिज़्म का, उसे कम्प्लीटली रिप्लेस करने का काम आप देख सकते हैं 6th 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स दक्षिण के क्षेत्रों में हिंदुइज़्म कर रहा है। और हिंदू फेथ से रिलेटेड आपको पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं। उसमें भी आपको ये नज़र आ रहा है कि किसी समय के BC पीरियड के दौरान सेलिब्रेटेड वैदिक गॉड और गॉडेसेस की जगह अब पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ले ली है। उनके विवाह के संबंधों पर महत्व दिया जा रहा है और स्वयंवर के महत्व को दिखाया जा रहा है, यानी कि समाज में परिवार पे महत्व दिया जा रहा है। परिवार का निर्माण बड़ी बात है, विवाह बड़ी बात है, समाज आगे बढ़े ये बड़ी बात है। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। राजघरानाओं की भी चित्रकारी नज़र आने लगी, बड़े पैलेसेस और पैलेसेस के बड़े बड़े दरबार और उनमें हो रहे नृत्यों को राजा अपनी रानियों के साथ और अपने कॉम्प्रिहेंसिव अटेंडेंट्स यानी कि रेटिन्यू के साथ अटेंड करता है, देखता है। इस तरह के रास चित्र भी आपको दिखने शुरू हो गए। आगे आगे बढ़ते चले गए तो आपको कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए चित्र भी दिखने शुरू हो गए। तो गॉड बहुत ही माइटी है ऐसा दिखाया जाने लगा। वो आपको ऐश्वर्य और वैभव देते हैं। राजा इसी ऐश्वर्य और वैभव का पात्र है जो उसे ईश्वर से प्राप्त होता है, और राजा जितना वैभवशाली होगा, जितना ऐश्वर्य युक्त होगा, उतना ही वो राज्य को संपन्न बना सकता है, समृद्ध बना सकता है। तो राजा भी अधिकतर समर्थन दे रहा है इन पेंटिंग्स को, उन टेम्पल्स को, इस तरह की आर्ट फॉर्म्स को। तो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड जहाँ एक तरफ हिंदुइज़्म का हमने डोमिनेंस देखना शुरू किया, वहीं एक परिवर्तन ये भी आया कि कलेक्टिव आर्ट फॉर्म डेवलपमेंट सिस्टम रिप्लेस कर दिया गया रॉयल पैट्रोनेज के द्वारा। अब राजघरानाओं के द्वारा ही मदद दी जाती है और उसी के आधार पर आर्ट डेवलप हो रही है, और इसलिए उनका डोमिनेंस नज़र आ रहा है। वो हमें राजसी चित्रों में भी नज़र आता है और उनके द्वारा अपनाए गए धर्म के उन चित्रकारियों पे डोमिनेंस से भी नज़र आता है। ये दोनों बड़ी चीज़ें हैं। चाहे फिर वो बड़े बड़े मंदिरों का
बहुत ही बड़ा स्केल, एक पावर, एक ग्रैंड्योर का नमूना हो, जो कि हमें मंदिरों और मंदिरों में बने चित्रों से नज़र आता है, जो कि उस समय के राजा की पावर को, उसके विगर को, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से जब कभी आपको नौबत पड़ जाए तो बड़ी खूबसूरती से आप हर एक पहलू को पेंटिंग के माध्यम से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ और चेंजेस कैसे आए सोसाइटी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में। पेंटिंग एक उसका जीता जागता उदाहरण है जो आपके सामने एक इतिहास के रूप में खड़ी होती हैं। केवल आपको एक अच्छा इतिहासकार बनना है उन्हें देख करके परिस्थितियों को समझने के लिए। आई बात समझ में? और केरल की पेंटिंग भी इस क्षेत्र में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। केरल में अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की बात करें या वहाँ पर अगर वहाँ के कल्चर की बात करें, तो जो आइकॉनिक सिंबल के रूप में वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं वो केरल की म्यूरल पेंटिंग्स हैं। लगभग 150 मंदिर और पैलेसेस वहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे, जिनमें से कि आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। कुछ शुरुआती दौर में 8th 9th सेंचुरी की सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग्स जो केरल की पाई जाती हैं, मैं उनका जिक्र करूंगा। वो जिन मंदिरों में पाई जाती हैं आज की डेट में वो क्षेत्र तमिलनाडु के पास चले गए हैं, लेकिन वो सबसे शुरुआती पेंटिंग्स पाई जाती हैं। लेकिन डोमिनेंस रहा है 14th से 19th सेंचुरी का, और इसमें भी डोमिनेंस हो रहा है 15th से 17th सेंचुरी का स्पेसिफिकली, क्योंकि इस समय में राजघरानों का समर्थन मिला था पेंटिंग को, तो पेंटिंग का बड़े स्तर पर वहाँ पर विकास हुआ। बहुत ही यूनिक एलिमेंट और एस्पेक्ट्स हैं केरला की पेंटिंग के, जिनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो मैंने लिखा है हम उसके माध्यम से चलेंगे ताकि आप इसके नोट्स भी बना पाएँ, क्योंकि बुक में कंटेंट उस लेवल पर नहीं है। उन्होंने जो आपको बताया है आप उसे अच्छे से समझें और एक्स्ट्रा चीज़ों को नोट करें। तो केरल म्यूरल पेंटिंग्स के विषय में मैंने यहाँ पर लिखा है, कई बार हमने इस पर जिक्र किया है। आज एक इस नज़रिए से और सही कि द वर्ड म्यूरल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड म्यूरस। म्यूरस शब्द से म्यूरल शब्द आता है, और म्यूरस शब्द का अर्थ है रेडिड वॉल, यानी कि एक तैयार दीवार। आपको पता है केव्स थी, रॉक शेल्टर्स थी, उनकी जो दीवारें थी, चाहे वो ग्रेनाइट हैं या लेटराइट हैं, जो भी हैं, उन दीवारों को तैयार किया जाता था लाइम प्लास्टर के साथ, और फिर उस गीले गीले प्लास्टर के ऊपर रंग किया जाता था, स्केचिंग होती थी, रंग भरे जाते थे, ताकि जब वो प्लास्टर सूखे तो वो रंग भी उसी का हिस्सा हो जाए। इसी को हम फ्रेस्को कह के पुकारते हैं। और दक्षिण के क्षेत्रों में हमने एक टेक्निक देखी थी कि प्लास्टर को सुखा करके उसके ऊपर फिर गीले रंगों से काम किया जाता है, सूखे हुए प्लास्टर के ऊपर, गीले प्लास्टर के ऊपर नहीं। इसे हम फ्रेस्को सेको कह के पुकारते थे। केरल में आपको ये दोनों ही स्टाइल नज़र आएंगे, ध्यान रखिएगा। केरल में आपको फ्रेस्को भी नज़र आएगा, जिसमें जो लाइम लेयर है, चूने की गीली लेयर जो बनाई जाएगी उस पर्टिकुलर वॉल के ऊपर, गुफा की दीवार के ऊपर तैयार किया जाएगा, प्लेटफॉर्म बेस तैयार किया जाएगा, वो गीला ही रखा जाएगा, वेट रखा जाएगा, और उसके ऊपर रंग भरे जाएंगे ड्राइंग बनाने के बाद, स्केच करने के बाद, ताकि जब वो सूखे वो प्लास्टर तो फिर अल्टीमेटली रंग भी उसके साथ अंदर ही समा करके सूख जाएं, लंबे समय तक रहें। तो ये फ्रेस्को स्टाइल भी मिलेगा, और दूसरा स्टाइल भी मिलेगा जिसमें प्लास्टर को ड्राई होने दिया जाता है 2-3 दिन, उसके बाद फिर पेंटिंग की जाती है उसके ऊपर। ये फ्रेस्को सेको, तो दोनों स्टाइल आपको केरल की पेंटिंग में मिलते हैं, फ्रेस्को भी और फ्रेस्को सेको भी। इस बात का ध्यान रखना है, दक्षिण के क्षेत्रों में फ्रेस्को सेको का इस्तेमाल काफ़ी हुआ करता था। तो म्यूरल शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है म्यूरस, और म्यूरस का अर्थ है यहाँ पर अ रेडिड वॉल, एक तैयार दीवार। तो सबसे पहला नियम ही प्लेटफॉर्म तैयार करना है, और उसके ऊपर ही चित्रकारी होती है। ये इस शब्द से हमने देखा, मैंने कहा कि रिवीजन भी होगी, क्लैरिटी भी होगी, और नए कंटेंट को भी सीखेंगे। सो द वर्ड म्यूरल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड म्यूरस और अ रेडिड वॉल। देखिए, जब हम केरल की बात करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? मेजॉरली जो थीम है यहाँ का, जो केरल की पेंटिंग्स का थीम है, चाहे वो मंदिरों में है, पैलेसेस में है, वो थीम हिंदू माइथोलॉजी है। हिंदू माइथोलॉजी यानी कि हिंदू माइथोलॉजिकल स्क्रिप्ट, अलग अलग ग्रंथ, चाहे वो रामायण है, महाभारत है, या पुराण है, या कोई भी और जो स्क्रिप्ट्स हैं, तो हिंदू माइथोलॉजिकल स्क्रिप्ट से मिलने वाली स्टोरीज़ और उनके कैरेक्टर्स के रिलेटेड ही यहाँ पर पेंटिंग आपको बड़े पैमाने पर मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, दूसरी खासियत यहाँ की ये है कि इनके भी वो जनरल या नेशनल वर्जन नहीं, या फिर आप कह दें कि प्रोडोमिनेंट वर्जन नहीं,
इनके भी वो लोकल वर्जन जो यहाँ के केरल के ओरल ट्रेडिशंस में फेमस हैं। देखिए रामायण बहुत सारी हैं भारत में, एक जो रामायण वाल्मीकि की लिखी गई है वही रामायण अलग अलग क्षेत्रों में भारत में, बंगाल में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, आपको रामायण में बहुत से परिवर्तन और कई नए पात्र मिलने शुरू हो जाएंगे। रामायण की बहुत सी कहानियों के एंड जो होंगे वो डिफरेंट मैनर में होंगे अलग अलग राज्यों में। तो लोकल कल्चर के मुताबिक रामायण को अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया ही इसी तरह से गया, महाभारत को अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया ही इसी तरह से गया कि लोकल कल्चर को जोड़ लिया गया रामायण के साथ, जोड़ दिया गया महाभारत के साथ। रामायण महाभारत की ये फ्लेक्सिबिलिटी ही थी, पुराणों की ये फ्लेक्सिबिलिटी ही थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में लोगों के द्वारा स्वीकार किए गए। अगर वहाँ पर बस रहे लोगों की जो अपनी कस्टम कल्चर मैनर हैं, जो उनकी स्वयं की मान्यताएं हैं, जो उनकी कुल देवियाँ या कुल देवता हैं, जो उनकी ग्राम देवियाँ या ग्राम देवता है, या जो उन आदिवासी क्षेत्रों की देवी देवता है, यदि रामायण महाभारत बहुत ही रिजिड वर्जन में खुद को वहाँ पर थोपना चाहते, उनकी मान्यताओं को पूरी तरह से ख़त्म करके, तो शायद इन ग्रंथों की स्वीकृति भारत में उतने बड़े स्तर पर होती ही नहीं। लेकिन इनकी एक खासियत ही रही हिंदुइज़्म की तरह कि ये जिन क्षेत्रों में गई मुख्य पात्र वही रहे, लार्जर आस्पेक्ट स्टोरी का वही रहा, लार्जर डोमेन भी वही रहा, लेकिन जो छोटे मोटे परिवर्तन हैं वो लोकल ग्राम देवी ग्राम देवताओं के हिसाब से उनको महाभारत के रामायण के मुख्य कैरेक्टर के रूप में दिखा दिया जाएगा। जो कुल देवी कुल देवता हैं उनको यहाँ पर सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो लोकल कस्टम कल्चर मैनर इसे ईजिली एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये एडेप्टेबल है उनके साथ, और वो इसको अडॉप्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके कैरेक्टर इसमें रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो जो लोकल ट्रेडिशंस रहते हैं, ख़ासतौर पर मौखिक ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन, जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं सदियों सदियों से या दिन त्योहारों के मौक़ों पर, जिन्हें हम राजस्थान या के क्षेत्रों में और सेंट्रल एशिया में अगर आप जाएं तो इन्हें बल्लाड़ कह के भी पुकारते हैं। ये मौखिक रूप सुनाई जाने वाली कहानियाँ हैं जिसमें कि आप जो आपके हीरोज़ रहे होते हैं, आपके लड़ाके रहे होते हैं, आपके हीरो वॉरियर गॉड रहे होते हैं, उनकी कहानियाँ इस तरह से सुनाते हैं आप, टूरिस्ट जाते हैं और सुनते भी हैं। तो ये सबसे बड़ी खासियत रही कि आपको केरल की पेंटिंग में हिंदू माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज, इवेंट्स और कैरेक्टर्स का डोमिनेंस दिखेगा, और वो भी आपको लोकल ट्रेडिशन के वाया प्रभावित ज़्यादा दिखेगा, ओरल ट्रेडिशन के वाया। हो सकता है वो जो स्टैंडर्ड या फिर नेशनल लेवल पर एग्जिस्ट करने वाला वो जो एक जनरल ट्रेडिशन है वो ना हो, आप थोड़े से सरप्राइज भी हो जाएं कि ये राम कैसे हैं, ये अर्जुन कैसे हैं, क्योंकि वो लोकल ट्रेडिशन में उस तरह से होंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। केरल की पेंटिंग की यही चीज़ जिसमें कि हिंदू माइथोलॉजी का बहुत बड़ा डोमिनेंस है, ये इसे राजस्थान पेंटिंग के बराबर ला करके खड़ा करती है, क्योंकि वहाँ पर भी डोमिनेंस हिंदू माइथोलॉजी का बहुत नज़र आता है। सो द फ्रेस्कोज डिपिक्टिंग हिंदू माइथोलॉजी, ब्रैकेट में लिखा है, विद द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ म्यूरल्स बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन माइथोलॉजीज, केरला इज एट पार विद द स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, तो दिस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, फ्रेस्कोज डिपिक्टिंग हिंदू माइथोलॉजी। और लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ म्यूरल्स जो केरला में मिलता है वो किस पर बेस्ड है, एंशिएंट इंडियन माइथोलॉजीज। और यही चीज़ केरल की इन म्यूरल पेंटिंग्स को किसके बराबर लाके खड़ा कर देती हैं, राजस्थान राज्य की पेंटिंग्स के बराबर लाके खड़ा कर देती हैं। आई बात समझ में। एंशिएंट टेम्पल्स एंड पैलेसेज इन केरला display an abounding tradition of mural paintings begin from 8th century and mostly from 14th to 9th century, specifically 15th to 7th century due to the royal patronage। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पेंटिंग जो शुरुआती तौर में मिलेंगी आपको वो 8वीं 9वीं 8th 9th सेंचुरी की मिलेंगी, लेकिन जो मोस्टली ज़्यादातर जो पेंटिंग्स मिलेंगी 14वीं से 19वीं सदी की मिलेंगी, 14th to 19th सेंचुरी की मिलेंगी, और या फिर 15th to 17th सेंचुरी बेसिकली स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि रॉयल पैट्रोनेज इस समय में प्राप्त हुआ। इतनी बात समझ में आई। द स्क्रिप्चरल बेसिस ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। द स्क्रिप्चरल बेसिस ऑफ दीज पेंटिंग्स इज द संस्कृत टेक्स्ट विच इज चित्रसूत्रम, दैट इज चित्रसूत्र। चित्रसूत्र, देखिए ये जो पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स का बेस कौन है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस पेंटिंग के तहत हैं, उन सभी क्वेश्चंस का, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस का आंसर जहां पर मिल रहा है वो चित्रसूत्र है। और चित्रसूत्र अपने आप में क्या है, इज अ पार्ट ऑफ विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही हिस्सा है। लगभग आज से 1500 वर्ष पहले ये लिखा गया है।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण का यह हिस्सा है और इसका नाम है चित्रसूत्रम यानी कि चित्रसूत्र। मैं आपको बता दूं कि चोला पीरियड के समय की भी जो पेंटिंग थी, उन पेंटर्स के लिए भी जो थ्योरेटिकल बुक थी, जैसे कि आप अगर कोई मान लीजिए खाना बना रहे हैं तो आपके हाथ में एक रेसिपी बुक होगी, वो रेसिपी बुक में से ही सीख करके पढ़ करके आप खाना बना रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो आपके हाथ में एक बुक होगी जिसमें से पढ़ करके सीख करके ही आप पेंटिंग कर रहे हैं। वो बुक जिससे पढ़ करके सीख करके, जिसको आधार पे रख के, बेस में रख करके चोला पीरियड के समय के आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहे थे, या फिर ये विजयनगर पीरियड के केरल के लोग पेंटिंग बना रहे थे, ये चित्रसूत्र ही था। क्यों? देखिए, जब हम चोला पीरियड की म्यूरल पेंटिंग्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन आता है कि चोला पीरियड की पेंटिंग्स का जो इन्फ्लुएंस है वो पल्लव पीरियड की पेंटिंग का है, और फाइनली पल्लव पीरियड पे जो इन्फ्लुएंस है वो चित्रसूत्र का है। तो इसका मतलब चित्रसूत्र ने पल्लव, पांड्या, चोला, आगे विजयनगर और उसके आगे यहाँ केरल, इन सभी पेंटिंग्स जो कि मेजॉरली हिंदू और या फिर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन पर बेस्ड हैं, इनके बेस में, इन पेंटिंग्स के बेस में जो टेक्स्ट है वो चित्रसूत्र है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो उसको देख करके ही आर्टिस्ट, उसको पढ़ करके आर्टिस्ट, उसी को समझ के अभ्यास करके आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा है वॉल्स के ऊपर। ओके, तो यह है चित्रसूत्र जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का हिस्सा है। सो द स्क्रिप्चरल बेसिस ऑफ दीज पेंटिंग्स इज द संस्कृत टेक्स्ट दैट इज चित्रसूत्रम। चित्रसूत्र इज अ पार्ट ऑफ विष्णु धर्मोत्तर पुराण। चित्रसूत्र क्या कह रहा है, क्या करता है? चित्रसूत्र आंसर्स 100 ऑफ क्वेश्चंस अबाउट व्हाट अ पेंटिंग इज। पेंटिंग क्या होती है, व्हाई, इट्स पर्पस और रोल। पेंटिंग क्यों, उसका पर्पस, उसका रोल, रिलेशनशिप विद द पेंटर, पेंटिंग का रिलेशनशिप पेंटर के साथ, स्टाइल, इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सिंग वेरियस पिगमेंट्स, अलग अलग रंगों को मिला करके किस किस तरह के रंग बनाए जा सकते हैं, स्टाइल कैसा होना चाहिए, अलग अलग कलर्स की कितनी इफेक्टिवनेस आती है, मेथडोलॉजी ऑफ प्रिपेयरिंग द बेस, बेस तैयार करने का मेथड, प्रेपरेशन ऑफ कलर्स फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से कौन कौन से रंग और कैसे बना सकते हो, सारी जानकारियाँ चित्रसूत्र में है। तो चित्रसूत्र ही आधार में है। ओके, अब ये एक चीज़ भी दिमाग में फिट कर लेनी है हमने। कई बार इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं, हमें पता नहीं होते, सुने पढ़े हों तो स्ट्राइक कर जाता है। दूसरा, कई बार 2 मार्कर में आ जाता है, हम आंसर नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा तो मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है चित्रसूत्र और इधर 3-4 चीज़ें हों और उधर 4 चीज़ें हों, एक चित्रसूत्र ही पता हो तो एलिमिनेशन के मेथड के माध्यम से आंसर हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। ओके, चित्रसूत्र इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द ट्रू इंडियन पेंटिंग। अगर भारतीय पेंटिंग, ऐसे ये स्टेटमेंट ही लिखी आ सकती है एज इट इज कि अगर आपको इंडियन पेंटिंग को समझना है तो आपको किस टेक्स्ट के थ्रू जाना चाहिए, इट इज़ द चित्रसूत्र। ओके, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही हिस्सा है। चलिए, केरल की और ओवरऑल तकरीबन जो पेंटिंग होती रही अब तक म्यूरल, उन सब की भी टेक्निक यहाँ बताने जा रहा हूँ। केरल के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन अमूमन जो म्यूरल पेंटिंग की टेक्निक है वही बताने जा रहा हूँ। टेक्निक में स्टेप नंबर 1 यानी कि प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड, पहले ग्राउंड तैयार करना ऑब्वियसली। स्टेप 2 स्केचिंग ऑफ द आउटलाइन, आउटलाइन स्केच कर देना। 3 एप्लीकेशन ऑफ कलर्स, फिर उसमें कलर्स भरना। और 4 एडिशन ऑफ डेकोरेटिव डिटेल्स, और अब डेकोरेशन करना, डिटेलिंग करना। तो सबसे पहले आप टेक्निक के माध्यम से अगर चलें तो पहला प्लेटफॉर्म तैयार करिए, उसमें फिर स्केच करिए, फिर उसमें रंग भरिए और फिर उसकी डिटेलिंग करिए। ओके, कलर प्रेपरेशन केरल के ही विषय में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अमूमन हर जगह ये लागू होता है। कलर प्रेपरेशन, रंग तैयार करने की बात करें तो ट्रेडिशनल म्यूरल्स यूज्ड पंचवर्ण, 5 कलर। देखिए, विश्व भर में और भारत की पेंटिंग में सिमिलैरिटीज़ हैं। देखिए, जब आप एंशिएंट म्यूरल पेंटिंग्स के थ्रू जाते हैं, जिन्हें हम ट्रेडिशनल म्यूरल पेंटिंग्स भी कह देते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। ना तो तब मोबाइल थे, ना तब उस लेवल पर समुद्री यात्राएं थीं, और ना ही उस स्तर पर हवाई जहाज़ और टेलीकम्युनिकेशन के कोई नेटवर्क थे। फिर भी फ्रांस चले जाएं, स्पेन चले जाएं, इटली चले जाएं, अफ्रीका के क्षेत्रों में चले जाएं और भारत आ जाएं,
सेम समय पर विश्व भर में जो केव्स और टेम्पल्स में पेंटिंग्स हो रही हैं उनमें आपको कलर्स और स्टाइल में सिमिलैरिटी मिल जाती है। कलर्स और स्टाइल में सिमिलैरिटी मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसका एक कारण हो सकता है। कारण ये कि कलर के सोर्सेज ही पूरी पृथ्वी पे वही थे। तो जब सोर्सेज ही वही हैं तो फिर सबके पास कलर्स भी वही होंगे। तो इसकी वजह से सभी पेंटिंग्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो कलर्स में सिमिलैरिटी मिल जाती है। और दूसरा, स्टाइल की अगर हम बात करें तो टूल्स भी वही थे और मेजॉरली ट्रेड, कमर्स, पॉलिटी और इकोनॉमी का स्तर पूरे विश्व भर में लगभग वही रहता था। तो इसलिए स्टाइल में वही फीचर्स भी आ जाते थे। तो स्टाइल और कलर्स वाया एक सिमिलैरिटी नज़र आती है विश्व भर में हमें। तो अगर हम कलर्स की बात करें तो पंचवर्ण भारत में इस्तेमाल होते थे, खासतौर केरल के कॉन्टेक्स्ट में और अदरवाइज भी। इनसे फिर आप और बाकी रंग बनाने की कला जानते थे तो आप बना लिया करते थे। पंचवर्ण, वर्ण शब्द का अर्थ मने कि कलर, पंच मने कि 5, तो 5 कलर्स। ओके, वर्ण मने कलर्स। वो जो वर्ण व्यवस्था हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी पढ़ते भी हैं, तो राइटर हैं अमीश, वो अपनी किताबों में इस वर्ण व्यवस्था को एक्सप्लेन करते बताते हैं कि वर्ण का अर्थ जाति नहीं है, वर्ण का अर्थ कलर से है। और कलर का अर्थ यहाँ पर चमड़ी का रंग नहीं है। कलर का अर्थ यह है कि आपकी मेरिट के हिसाब से आपकी बाह में एक पर्टिकुलर कलर का बैंड बांध दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आपको रेड कलर का बैंड, कोई उससे कम तो येलो, कोई उससे भी कम तो ग्रीन, कोई उससे भी कम तो ब्लैक कलर का बैंड। फिर ब्लैक कलर वाले सारे एक तरफ, ग्रीन वाले एक तरफ, येलो वाले एक तरफ और रेड वाले एक तरफ। और जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट करता रहेगा उसका एक बैंड उतार के दूसरा बैंड लगाते रहेंगे। ये बिल्कुल वैसा जैसे पुलिस में और फौज में फीते लगाते रहते हैं अलग अलग तरह के, और सामने भी पट्टियाँ लगाते रहते हैं ना, बिल्कुल वैसा जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते रहोगे। वो वर्ण व्यवस्था को कुछ इस तरह से बताते पाए गए हैं। तो वर्ण का अर्थ रंग होता है, रंग के आधार पर जब आप विभाजित करते हैं चीज़ों को, तो इसलिए वर्ण से कंफ्यूज ना हो। तो पंचवर्ण सिस्टम चलता था भारत में म्यूरल पेंटिंग में, दैट इज़ द 5 कलर्स। और वो कौन से थे? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट। ओके, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, ये 5 वर्ण, ये महत्वपूर्ण रंग हैं। कलर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल एंड मिनरल पिगमेंट्स। तो वेजिटेबल, और ये भी हमने अब तक पढ़ा ही है, और मैंने बताया भी है अलग अलग रंग किस किस से तैयार होते थे जब हमने अजंता की पेंटिंग के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा भी था कि भाई जब हम 5th-6th सेंचुरी के अराउंड जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही सेक्रेड, रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर किंग से जुड़ी हुई चीज़ें, या फिर बहुत ही प्रीशियस चीज़ों को हम ब्लू कलर से दिखाते थे, क्योंकि लैपिस लसूली नाम के स्टोन, प्रीशियस स्टोन से ब्लू कलर बनता था। और वो ब्लू कलर बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता था क्योंकि लैपिस लसूली बहुत कॉस्टली आता था, ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से अफगानिस्तान के वाया यहाँ पहुँचता था, अफगानिस्तान से वो मिलता है। तो इसलिए उसका रंग, उसका इस्तेमाल उतना एक्सटेंसिवली हुआ भी नहीं, लेकिन बड़ी प्रीशियस और इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिखाने के लिए ब्लू रंग का इस्तेमाल किया गया, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें तो कलर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल एंड मिनरल पिगमेंट्स। ठीक है, स्टोन्स, मिनरल्स, इनसे भी तैयार करते थे और वेजिटेबल से भी। जैसे कि रेड को कैसे तैयार करते थे? रेड लेटराइट स्टोन से। ओके, येलो को येलो लेटराइट, वाइट को लाइम से, चूने से, ब्लैक को जो भी ऑयल लैंप चलाई जाती थी, जैसे आज भी अगर आप सारी रात दिया जलाएं दिवाली के दिन तो ऊपर बर्तन रख देते हैं, सुबह काजल इकट्ठा हो जाता है ना, ब्लैक कलर, बहुत से लोग आज भी घरों में करते हैं। तो ब्लैक कैसे? ऑयल लैंप सूट, उसके धुएं से, ठीक है, उससे निकलेगा। हालांकि यही ऑयल लैंप सूट है जिसने बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। यानी कि चोलास के समय की जो पेंटिंग थी, लगातार उन गुफाओं में, उन मंदिरों में चलने वाली मशालें और पूजा आरती के लिए चलने वाले उन दीपकों, उनके जो धुएं हैं, उससे बहुत भव्य तरीके से वो पेंटिंग्स वहाँ पर ख़राब हुई लंबे समय में। बाद में आके नायकाज ने उनको रिस्टोर करना चाहा और रिस्टोरेशन के दौरान उन्होंने अपनी ही पेंटिंग की लेयर चढ़ा दी चोला की पेंटिंग के लेयर के ऊपर, लेकिन उनको अधिकतर नुकसान उसी सूट और स्मोक से हुआ था, वही धुएँ से हुआ था। मेजॉरिटी कंदराओं में गुफाओं में भित्ति चित्र इस वजह से ख़राब होते हैं, लेकिन ये रंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ऑयल लैंप सूट, दैट इज़ द ब्लैक कलर। जो नीला मड़ी है, यानी कि नील के पौधे, इंडियन इंडिगो, तो नीला मड़ी और एरावी कर्रा, इस एरावी कर्रा के फूल और नीला मड़ी के पत्ते, इनको आपस में मिला करके आप हरा रंग तैयार कर लेते थे, ग्रीन कलर। तो हमने देखा कि मिनरल्स का भी यूज़ हो रहा है और वेजिटेशन का भी यूज़ हो रहा है रंग बनाने के लिए। ओके, बाइंडिंग मीडिया कौन सी चीज़ है जो ग्लू की तौर पर काम करती थी, जिसके तहत आप बाइंड करके रखते थे, रंगों को जोड़ते थे, चिपकाने का काम करते थे? दैट इज़ द टेंडर कोकोनट वाटर, यानी कि हरे रंग का जो डाब होता है,
डाब का पानी हाथों पे लगा लेना, चिपकने लगे।